वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे क्लास 7th के चैप्टर नंबर 8 के बारे में। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि राशियां किस प्रकार से व्यवहार करती हैं, उन राशियों के साथ में कैसे हम उनकी प्रतिशत निकाल सकते हैं, राशियों की तुलना कैसे कर सकते हैं, राशियों को किस प्रकार से बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। तो इस चैप्टर में वो सब कुछ हम करेंगे। तो आइए इसे शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसा कि हमारा चैप्टर है उसका नाम है राशियों की तुलना। तो इस चैप्टर में जो पहला टॉपिक है वो है तुल्य अनुपात। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो राशियां हैं उनका तुल्य अनुपात क्या होता है। यहाँ राशियों से मतलब है संख्याओं के आधार पर। जो संख्याएं होती हैं, संख्याओं को यदि हम भिन्न में समझें, जो भिन्न होती हैं, भिन्न की तुल्य अनुपात क्या होगी। तो सबसे पहले तुल्य अनुपात को समझते हैं कि किसी भिन्न के लिए तुल्य अनुपात होता क्या है। तो इसको एक कथन के अनुसार समझा जाए तो ये होता है कि यदि किसी भिन्न को किसी एक निश्चित संख्या से अंश और हर में दोनों में ही गुणा कर दिया जाए तो प्राप्त मान जो होगा वो उसका तुल्य अनुपात कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए यदि हम लिखें 2/3 और इसको हम गुणा कर दें ऊपर भी 3 से और नीचे भी 3 से, तो यहाँ प्राप्त जो राशि होगी 2 का गुणा 3 से करने पर आता है 6 और 3 का गुणा 3 से करने पर आता है 9। या इसके अलावा इसी संख्या को 2/3 को हम गुणा कर दें, अंश में गुणा करें 5 से और हर में भी गुणा कर दें 5 से, तो संख्या हमें प्राप्त होगी 2 गुणा 5 करने पर 10 और 3 गुणा 5 करने पर 15। तो इस प्रकार से यहाँ प्राप्ति है पहली संख्या और यहाँ पर ये प्राप्त दूसरी संख्या जो है, यह निश्चित संख्या कौन सी थी हमारी 2/3। इस निश्चित संख्या के लिए ये दोनों ही तुल्य अनुपात कहलाएंगे। तो इस प्रकार से जब एक निश्चित मान से, निश्चित राशि से भिन्न का गुणा किया जाता है अंश और हर में, तब प्राप्त संख्याएं जो होती हैं वो प्राप्त जो भिन्न होगी वह हमारी तुल्य भिन्न कहलाती है। तो इसको अब तुल्य अनुपात में कैसे परिवर्तित किया जाता है। जब हम भिन्न को अनुपात में लिखते हैं तो जैसे हमारा अनुपात क्या था, जैसे अनुपात होगा, जैसे इस भिन्न को यहाँ जो भिन्न दी हुई है 2/3, इसको जब अनुपात में लिखा जाता है तो ये होता है जो पहला अंश जो होता है उसे प्रथम पद में परिवर्तित कर देते हैं। तो जो 2 होगा तो इसको हम पहले प्रथम पद में लिखेंगे और जो 3 दिया हुआ है, तो जब यहाँ 2 को हम इसके अंश को जब प्रथम पद में परिवर्तित कर देते हैं और जो हर होगा उसको हम द्वितीय पद में परिवर्तित करेंगे, तो इसको लिखेंगे हम 3 और दोनों अंकों के बीच में, जैसे अंश और हर है तो अंश और हर के बीच में यहाँ पर एक चिन्ह लगा हुआ होता है, उसी तरह से 2 और 3 इन प्रथम पद और द्वितीय पद के बीच में एक चिन्ह लगाएंगे जो अनुपात का चिन्ह होता है। इस कारण से यहाँ पर जो ये संख्याएं ये कहलाएंगे 2:3। जैसे हमने एक निश्चित अंक से यहाँ गुणा करके भिन्न को तुल्य भिन्न में परिवर्तित किया था, वैसे ही तुल्य अनुपात में परिवर्तित करने के लिए क्या होता है कि हम यहाँ पर दिए गए अनुपात को एक निश्चित संख्या से गुणा करेंगे जिसमें दोनों में उससे गुणा किया जाएगा और यहाँ प्राप्त जो अनुपात होगा वो तुल्य अनुपात होगा। इसके लिए हम चाहें तो इस प्रकार ये समझ सकते हैं कि जैसे 3 का गुणा यहाँ भी किया था और यहाँ भी, तो 3 का गुणा जब दोनों में करते हैं, 3 का गुणा 2 में करने पर आएगा 6 और उसके बाद अनुपात का चिन्ह, फिर 3 का गुणा 3 में करने पर आएगा 9। और ये दोनों तुल्य अनुपात क्यों हैं? ये तुल्य अनुपात इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पर दोनों में अगर ध्यान से देखें तो 3 जो है वो एक ऐसी उभयनिष्ठ संख्या है जिससे दोनों में भाग जा सकता है। 3 से दोनों को काट सकते हैं, हमें मिलेगा 2 और 3 से 9 को काटने पर आएगा 3। तो इस प्रकार से जो तुल्य अनुपात होते हैं वो निश्चित रूप से एक ही अनुपात होता है, बस उनको संख्याओं को एक निश्चित किसी संख्या से गुणा करके एक अन्य संख्या में परिवर्तित कर दिया जाता है। इस प्रकार से तुल्य अनुपात का निर्माण होता है और एक दूसरे में परिवर्तन भी। तो आइए हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर जिसमें हम जानेंगे प्रतिशत के बारे में। देखिए, अब हम बात करेंगे हमारे अगले टॉपिक है जो है प्रतिशत। प्रतिशत जो है वो प्रतिशत, भिन्न और दशमलव तीनों के लिए एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हम प्रतिशत, भिन्न और दशमलव को एक दूसरे में बदलना सीखते हैं कि कैसे इनको एक दूसरे में बदला जा सकता है। सबसे पहले प्रतिशत को जानिए। प्रतिशत जो है उसको इस चिन्ह के द्वारा लिखा जाता है और प्रतिशत का मतलब क्या होता है, जैसे कि इसका शब्द है प्रति, प्रति का मतलब होता है 1 और शत का मतलब है 100। तो 100 में से कोई एक, जब 100 को एक एक हिस्से में बांटा जाता है, जब 100 के एक एक करके हिस्से किए जाते हैं तो हमें 100 हिस्से प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से इसका मतलब होता है 1 और 100। तो इस प्रकार से प्रतिशत जो है, प्रति का मतलब 1 होता है और 100 शत का मतलब 100 होता है। यहां पर जब हम किसी संख्या को, जैसे मान लीजिए हमारे पास संख्या है
50। यदि हमने देखा कि हमारे पास में 100 वस्तुएं थी, पहले से अगर 100 वस्तुएं हैं हमारे पास, उनमें से यदि हमें 50 वस्तु रह गई हैं हमारे पास में, तो और हमें पता लगाना हो कि कितनी वस्तु हमने बेच दी हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कितनी वस्तुएं बेची हैं? तो क्या करना होता है उसके लिए, जो संख्या उपस्थित है या जो संख्या हमने काम में ले ली है, तो उस संख्या को लिखेंगे पहले। जैसे कि 50 काम में लिया गया है, तो उसके बाद में कुल संख्याएं कितनी थी? प्रारंभिक संख्याएं 100 थी, तो प्रारंभिक को यहां लिखा जाएगा। और प्रतिशत निकालने के लिए जो 100 अंक है, ये जो 100 है इसका गुणा करना होता है यहां पर। तो गुणा कैसे करते हैं? गुणा 100, और उसके बाद में प्रतिशत का चिन्ह लगता है। जब 100 का गुणा करते हैं तो प्रतिशत का चिन्ह लगता है, क्योंकि इसके बाद हल होने वाली संख्या प्रतिशत के चिन्ह के साथ लिखी जाएगी। इस कारण यह संख्या जो है बन जाती है। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, इसलिए 100 से 100 को काट दिया जाएगा पूरी तरह से। अब हम लिखेंगे 50 यहाँ से, तो ये बनेगा 50 और प्रतिशत। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब हमने चीज़ों को यहाँ से वस्तुएं जो थी या उनको हमने दे दिया है या बेच दिया है, तो वो जो वस्तुएं बची हुई थी वो कितनी थी? 50% है, और जो बेची गई थी वो भी 50% है, क्योंकि बेची गई वस्तुएं और शेष बची वस्तुएं दोनों समान संख्याओं में। यदि ऐसा नहीं होता, यदि हमने 100 में से, हम कहें कि 100 में से हमने 75 वस्तुएं बेच दी हैं, तो हमने 75 बेची, तो हमारे पास बची हुई वस्तुएं कितनी है? 25 होंगी। अब हमसे पूछा जाए कि कितनी प्रतिशत बची हुई वस्तुएं जो है वो हमारे पास शेष बची हैं, तो हम क्या कहेंगे? तो जो वस्तुएं बची हैं उनको लेंगे हम, उसके बटे में हम वो लिखेंगे जो कुल वस्तुएं थी, तो कुल लिखेंगे नीचे और गुणा करेंगे 100 से, गुणा 100 और वो भी प्रतिशत। तो अब इसको हल करते हैं, तो 100 से 100 को काट दिया जाएगा, उसके बाद 25 और यहाँ से प्रतिशत का चिन्ह, तो आएगा 25 और प्रतिशत। इस प्रकार कह सकते हैं कि हमारे पास में जो बची हुई वस्तुएं वो 25% होंगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखिएगा कैसे प्रतिशत को भिन्न में परिवर्तित किया जाता है। अगर हमारे पास में कोई संख्या लिखी हुई है, जैसे कि 45%, अगर हमारे सामने लिखा हुआ है कि 45% है कोई, तो 45% को हम भिन्न में कैसे परिवर्तित करेंगे? हम जानते हैं कि प्रतिशत जो होता है उसका मतलब होता है 100, जो प्रतिशत का मतलब 100 होता है, लेकिन प्रतिशत है ये, हमने यहां पर बताया कि प्रतिशत में क्या था? 1 और 100, तो प्रतिशत के लिए 1/100 होगा। जब प्रतिशत से संख्या में परिवर्तित करना होता है तो हम क्या करेंगे? प्रतिशत से संख्या में परिवर्तित करने के लिए पहले लिखेंगे 45 और इसमें 100 से भाग दे देंगे, 100 से इसमें भाग देंगे, तब जाकर ये संख्या में परिवर्तित होगा। तो संख्या में बदलने के लिए क्या करना होगा? अब जिस संख्या से, जिस अंक से दोनों को काटा जा सकता है, हम उससे इसे काट देंगे। तो 5 से देखिएगा, 5 से इसको काटा जा सकता है, 5 से इसे 9 बार काटेंगे, 5 से इसे काटा जा सकता है 20 बार, तो ये आएगा 9/20। तो इस प्रकार से अब हमें संख्या मिल चुकी है। अब ये तो हमने क्या किया था? यहां थे हम प्रतिशत पर, ध्यान से देखिएगा, ये था हम प्रतिशत के बाद में दूसरे नंबर पर हम यहां जिस स्थान पर पहुंचे ये कहलाएगा भिन्न। जब हम प्रतिशत से भिन्न पर पहुंच गए, तो भिन्न से एक कदम आगे चलकर, जब भिन्न से एक कदम आगे जाया जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं? हम यहां से दशमलव में प्रवेश कर सकते हैं। तो यहां अगला जो पॉइंट है हमारा दशमलव, वो इसी प्रकार इसी चीज को दर्शाता है कि हम कैसे प्रतिशत को दशमलव में बदल सकते हैं या फिर भिन्न को दशमलव में बदल सकते हैं, और इनको विपरीत कैसे किया जा सकता है। तो देखिए, अब 9/20 है, अगर दोनों को 2 से काटा जाए सबसे पहले, तो देखिएगा दोनों को 2 से काटने पर आएगा ऊपर 4.5 और बटे नीचे आएगा 10। अब इसके बाद 4.5 है, इसमें 10 से भाग देंगे तो हमें संख्या प्राप्त होगी 0.45। तो इस प्रकार से हम यहाँ किस में बदल रहे हैं? अब इसको दशमलव में। तो अब हम कह सकते हैं कि हम किसी भी संख्या को जो पहले प्रतिशत में लिखी हुई है उसे हम भिन्न में बदल सकते हैं, भिन्न वाली संख्या को दशमलव में बदल सकते हैं, और यह क्रम लगातार चलता रहता है। तो आइए अब इसको एक बार और समझ लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो देखिए, अब हमारे पास एक उदाहरण है 4/5। यदि हम 4/5 को प्रतिशत में या दशमलव में, क्योंकि पहले से भिन्न में लिखा हुआ है, तो हम इसको दशमलव में बदल सकते हैं और प्रतिशत में बदल सकते हैं। तो कैसे बदला जाएगा? सबसे पहले यदि हमने इसमें गुणा कर दिया 100 का, 4/5 में हम गुणा कर दें 100 का, तो देखिए क्या होगा? 5 से इसे काटेंगे, 5 से ये 20 बार करता है, 20 बार कटने के बाद में अब इसका गुणा करें हम, 0 का गुणा 4 से करेंगे तो 0 ही आएगा, और उसके बाद 2 का गुणा 4 से करेंगे तो 8 आएगा। तो ये हो जाता है प्रतिशत। तो इस प्रकार जब हम किसी भिन्न में 100 का गुणा करते हैं
तो भिन्न में 100 का गुणा करने पर हमें प्रतिशत मिलता है। और इसके अलावा यदि हमारे पास पहले से ही यहाँ पर पहले से ही भिन्न दी हुई है, 4/5 दिया हुआ है, तो हम इसको चाहें तो डायरेक्ट यहाँ से दशमलव में परिवर्तित कर सकते हैं। वो कैसे? हम क्या करेंगे, दो तरीके से इसको किया जा सकता है। या तो हम 5 से सीधा ही 4 में भाग दे दें, यदि ऐसा नहीं करना चाहते तो आप क्या करें, ऊपर और नीचे दोनों संख्याओं में 2 का गुणा कर दें, क्योंकि 2 का गुणा करने से क्या होगा, नीचे वाली संख्या 0 में परिवर्तित हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 10। अब इसके बाद में यहाँ 0 है तो एक अंक, एक 0 है तो एक अंक बाद पॉइंट लगा दो, तो 0.8 इसका आंसर होगा। तो हमने इसको यहाँ से यहाँ बदल दिया। इसका दूसरा तरीका और क्या हो सकता है, अब हमने इसको यहाँ से प्रतिशत में बदला था, 80% हमारा उत्तर है। अब 80% को हम चाहें तो किस में, इस पॉइंट में बदल सकते हैं, दशमलव में बदल सकते हैं। कैसे बदला जाएगा देखो, तो हम इसको लिखेंगे 80/100। अब ये 80% जो था, 80% का मतलब क्या होता है, 80/100 होता है। 80 हमने इसको 100 लिखा। अब इसके बाद एक 0 से एक 0 काटेंगे। अब वो दोबारा से वही स्थिति आ गई, 8/10 था, ये भी 8/10 है, तो इसका उत्तर फिर से क्या आएगा, 0.8। इस प्रकार से हम किसी भी प्रतिशत को भिन्न में या दशमलव को भिन्न में एक दूसरे में एक साथ बदल सकते हैं। तो आइए अब इसके बाद बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक पर कि वह कैसे काम करता है। तो देखिए अब हम बात करेंगे हमारे अगले टॉपिक में, वो है प्रतिशत से संख्या। तो हम कैसे एक प्रतिशत अगर हमें दिया हुआ है पहले से, तो उससे हम संख्या कैसे प्राप्त करेंगे, या फिर संख्या पहले हमें दी हुई है तो उससे हम प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ हमने दोनों सवाल लिखे हुए हैं, तो ध्यान से देखिए। पहला सवाल है कि 400 का 25% क्या होगा, तो कैसे निकाला जाता है, तो जितना प्रतिशत पूछा गया है उस प्रतिशत को लिखेंगे। तो प्रतिशत कितना है, पहले 25 है, तो प्रतिशत बटे, अब प्रतिशत में बटे में तो वही लिखना होगा जो चिन्ह लगा हुआ है। 100% के लिए हम क्या लिखते थे, नीचे 100 लिखते हैं, तो 100 यहां लगाया। इसके बाद जिसका भी प्रतिशत निकालना है, यदि 400 का निकालना है तो गुणा में हम लिख देंगे यहां पर 400 लिखा। अब उसके बाद करना क्या होगा, बस इसको हल करना है और हमें वो संख्या प्राप्त हो जाएगी, वो मान जो हमें प्राप्त हो जाएगा। 100 से 400 में जब भाग देते हैं तो हमें 4 प्राप्त होता है, तो 4 यहां से मिला हमें। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब 25 का गुणा 4 से करना होगा, तो 25 गुणा 4 करने पर हमें 100 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 400 का जो 25% है वो 100 होगा। इसके अलावा अगर हमारे पास कोई दूसरा सवाल आ जाए तो उसको भी ऐसे हल किया जा सकता है। तो उसके लिए आवश्यकता क्या होती है, सबसे पहले प्रतिशत, तो यहां लिखते हैं प्रतिशत बटे 100 गुणा संख्या। तो इस प्रकार से हम ये हल कर सकते हैं कि वह संख्या कितनी होगी। किसी का अगर हमें प्रतिशत निकालना हो, किसी संख्या के लिए पूछ ले कि उसका कितना प्रतिशत होगा, तो कुल संख्या या मुख्य संख्या जो है वो यहाँ पर आएगी। इसके बाद आगे देखिएगा, अब हमसे पूछा जाए कि किसका 40% 600 है, तो संख्या तो हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, संख्या नहीं पता है तो हम पहले लिख लेते हैं कि माना वह संख्या x है, तो माना संख्या बराबर से x है, तो हम क्या कहेंगे, अब x का 40% तो 600 ही होगा ना, तो हम लिखेंगे कि 40% है, 40/100 होगा, किसका, x का, कितना होगा, 600 होगा। तो 40% x का 600 होगा, तो हम कह सकते हैं x का 40% कितना है, 600, क्योंकि इसने भी यही कहा है कि किसी का, अब वो किसका है ये नहीं पता, किसका 40% 600 है, तो हमने उसको x माना था। अब इसको हल करते हैं, तो देखो 0 से तो 0 को काटा जा सकता है, 4/10 यहाँ पर है, x का मान चाहिए तो x को यहाँ रहने दो। अब यहाँ जो हर में है वो अंश के साथ जाएगा और जो अंश में है वो हर में बन जाएगा। तो इसमें लिखेंगे 600 बराबर से, अब x बराबर से 600 गुणा 10 और बटे में 4 होगा। तो इस प्रकार से अब यहाँ 2 से देखिएगा, अगर हम या फिर डायरेक्ट 4 से 600 काटना चाहे तो इससे काट दो, या फिर अगर ऐसा आपसे नहीं होता है तो आप क्या करोगे, 2 से पहले काटो, 2 से इसे काटोगे तो 300 आएगा, फिर 2 से दोबारा काटोगे तो यहाँ पर 150 आ जाएगा। 150 गुणा अब 10 करना है हमें, तो x बराबर से आएगा 1500। तो ये हमारा दूसरा सवाल भी पूरा हो गया, जिसमें अगर हमसे पूछ लिया जाए कि किसी संख्या का, वो संख्या हमें प्राप्त नहीं है, अगर आपसे डायरेक्ट संख्या ही पूछ ली जाए, बस आपको इतना बता दिया गया है कि उस संख्या का जो कुछ प्रतिशत है वो ये संख्या पहले से दे दी गई है, तो हमें वो मुख्य संख्या प्राप्त करनी है, तो इस कारण इस तरह से हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। और इसको अगर आप यहाँ इस प्रकार समझना चाहें कि इसका सूत्र क्या बन सकता है, तो सूत्र देखो, तो वह संख्या क्या होगी, संख्या बराबर से जो मान तुम्हें दिया गया है, तो यहां पर लिखेंगे मान गुणा 100/प्रतिशत। तो यहां पर
तो देखिएगा संख्या प्राप्त करनी थी तो जो मान तो मैं पहले से दिया था 600 मान दिया ना, तो 600 यहाँ रखोगे, गुणा 100 करेंगे, बटे प्रतिशत करेंगे, इससे भी हमें ये मिल जाएगा। कैसे? संख्या कितनी है हमें पता नहीं है, संख्या ज्ञात करेंगे तो x बराबर से मान कितना था हमारा 600 है, 600 गुणा 100 बटे प्रतिशत कितना है 40% है। तो 40% में इससे हम क्या करेंगे, एक जीरो यहाँ से काट सकते हैं, चाहे यहाँ से काट दीजिए। अब इससे 4 से 60 को काटेंगे तो 15 आएगा, 15 गुणा 100 करेंगे तो 1500 हो जाएगा, x बराबर से 1500। तो इस प्रकार से भी इसको हल किया जा सकता है। तो प्रतिशत से जो संख्या प्राप्त की जाती है, चाहे संख्या से प्रतिशत प्राप्त करो या फिर प्रतिशत से संख्या प्राप्त करो, तो वो इस प्रकार से प्राप्त की जाती है। तो आइए अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले टॉपिक पर, उसमें भी जानेंगे हम क्या सीखने को मिलता है। तो देखिए अब हमारा अगला टॉपिक है कि अनुपात से प्रतिशत कैसे निकालते हैं। अनुपात से प्रतिशत निकालना भी बहुत आसान है, क्योंकि हम जान चुके हैं अनुपात और जो भिन्न है वो एक ही होते हैं। जैसे कि हमने किसी संख्या को लिखा था अभी उदाहरण से पहले, वो था 2/3। तो 2/3 था, या फिर इसको क्या लिख सकते थे, 2 अनुपात हम 3 लिख सकते थे। अब अगर आपको अनुपात से प्रतिशत निकाला तो आप क्या कर रहे हो, आप भिन्न से ही प्रतिशत ही तो निकाल रहे हो। तो भिन्न से प्रतिशत निकालना भी उतना ही आसान है। क्या करना होता है उसके लिए, बस पहले अगर आपको अनुपात से प्रतिशत निकालना है तो अनुपात को आप किस में परिवर्तित करोगे, भिन्न में। तो 2/3 है, 2/3, तो इसमें गुणा कर दोगे 100 का, बस मात्र आपको 100 का गुणा करना है। इस वजह से आपको क्या मिलेगा, इससे यह भाग परिवर्तित हो जाएगा प्रतिशत में। 3 से काटेंगे तो इसका उत्तर आएगा 33.3, और इसको हल करने पर हमें मिलेगा 66.6, और ये इसका प्रतिशत में हल होगा। इसी प्रकार से कोई और सवाल भी कर सकते हैं। जैसे एक और उदाहरण था, हम उसको भी कर सकते थे। जैसे कि 4 अनुपात अगर 5 होता तो हम इसको क्या लिखते, या लगाकर 4/5 लिखते, जिसकी वजह से हम इसको हल करते हैं तो 4/5 गुणा 100 होगा, और 5 से इसे काटेंगे, ये 20 बार कट जाता है। इससे 20 को गुणा 4 से करते हैं तो हमें 80% प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से अन्य सवाल भी हल किए जा सकते हैं, जिसमें यदि हमें पहले से अनुपात दिया हुआ है तो हम उसको प्रतिशत में बदल सकते हैं। यदि हमें अगर पहले से प्रतिशत दे दिए जाए तब उसके लिए क्या करेंगे, जैसे 80% हमें दे दिया जाए तो हम लिखेंगे 80/100। 80% को 80/100 लिखा जा सकता है, और उसके बाद में अब हम इनको अनुपात में लिख देंगे तो ये आएगा 80, और उसके बाद अनुपात फिर से आएगा 100। 1 0 दोनों में 10 से भाग चला जाएगा। फिर उसके बाद 8/10 बचा हुआ है, दोनों में जो चीज़ कॉमन है उससे भाग दे सकते हैं, तो 2 दोनों में आता है। इस वजह से क्या होगा, यहाँ लिखेंगे 4 अनुपात और यहाँ आ जाएगा 5। तो लास्ट में जब तक हम इन संख्याओं को काटते रहते हैं, जब तक संख्याओं को हल करेंगे, जब तक ये सहअभाज्य संख्याओं में परिवर्तित नहीं हो जाते। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, किसी भी अनुपात से प्रतिशत में जा सकते हैं और प्रतिशत से अनुपात में भी परिवर्तित कर सकते हैं। तो आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर, जिसमें प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी के सूत्र को जानेंगे। तो देखिए अब हम हमारे अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं, वो है प्रतिशत वृद्धि या फिर कमी। तो किसी भी संख्या के मान में यदि कोई मान बढ़ जाता है, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु पहले 100 रुपए की मिलती थी और अब उसका जो मान है, अब वो उसकी जो वैल्यू है वो 120 रुपए हो चुकी है, तो उसमें कितनी वृद्धि हुई थी, 20 रुपए की वृद्धि हुई है। अब इस वृद्धि को अगर हम प्रतिशत में निकालना चाहें तो कैसे हल करेंगे, उसके लिए सूत्र होता है प्रतिशत वृद्धि। वृद्धि को प्रतिशत में नापने के लिए क्या करना होगा, जितनी वृद्धि उसमें हुई है उसको निकालिएगा। तो क्या करना होगा, वृद्धि कितनी हुई थी, 20 रुपए की, तो 20 रुपए की वृद्धि हुई है। प्रारंभिक मान कितना था उसका, प्रारंभिक मूल्य तो उसका 100 रुपए था, तो इसके लिए गुणा करेंगे और फिर इसमें 100 लिख देंगे यहाँ पर। तो 100 से 100 को काटा जा सकता है। फिर उसके बाद में क्या होगा, अब यहाँ पर देखिएगा कि 20 बचा हुआ है तो हम लिखेंगे 20 और उसके बाद में प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। तो इससे पता चलता है कि जो मान में वृद्धि आई थी, जो प्रतिशत वृद्धि हुई है वो है 20% की वृद्धि हो चुकी है उस वस्तु के मूल्य में। इसके अलावा प्रतिशत कमी की बात करें, जैसे मान लीजिए कोई वही वस्तु पहले 100 रुपए की आती थी लेकिन अब उसके मूल्य में कमी हुई है, जिस कारण अब वो क्या हो गई है, अब वह वस्तु 80 रुपए की मिलने लगी है। तो उसकी कमी को कैसे दर्शाया जाएगा, तो कमी को दर्शाने के लिए क्या करना है, जितनी कमी हुई है, कमी कितनी 20 रुपए की हुई है तो 20 को यहां लिखेंगे। और उसके बाद में अब हम यहां पर प्रारंभिक संख्या जो हमारी थी वो क्या थी, 100 रुपए। 100 गुणा फिर से 100 करेंगे, उसके बाद में 2 0 से 2 0 काटेंगे, हमें मिलेगा लास्ट में 20, तो यहाँ लिखेंगे 20 और उसके बाद में प्रतिशत। तो देखिए जितने अगर 100 मूल्य के आधार पर यदि प्रारंभिक संख्या आपकी 100 है तो वहां पर जितनी वृद्धि हुई है या फिर जितनी कमी हुई है वही उसकी
प्रतिशत वृद्धि या कमी कहलाएगी। लेकिन अगर संख्या 100 नहीं है, 100 के अलावा कोई और संख्या होती है, तो उसके बाद क्या होता है, पहले हम इनको हल करेंगे और उसके बाद जो हमें मुख्य मान प्राप्त होगा अंत में उस पर प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। यदि हम वृद्धि निकाल रहे थे तो वह संख्या प्लस की होगी और कमी निकाल रहे थे वह संख्या माइनस करने से हमें प्राप्त होती है। तो इस कारण से यहाँ पर वृद्धि और कमी अगर आपको अंत में किस ऋणात्मक चिन्ह के साथ भी प्राप्त होती है तो ध्यान रखना, ऋणात्मक चिन्ह के साथ प्राप्त की गई संख्या कमी कहलाती है और धनात्मक चिन्ह के साथ प्राप्त संख्या हमें वृद्धि कहलाती है। जैसा कि लाभ और हानि में होता है, जब मूल्य पर प्लस हमें मिलता है, जब प्लस का चिन्ह मिलता है तो वो लाभ कहलाता है और माइनस का चिन्ह जब हमें मिलता है तो वो हानि कहलाती है। तो आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, जिसमें हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बारे में जानेंगे और लाभ हानि के बारे में भी। देखिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, वो है क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य और उसके बाद लाभ प्रतिशत तथा हानि प्रतिशत। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य जान लेते हैं क्या होता है। जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदता है, जब हम सामान खरीदते हैं जब उसे, तो जो मूल्य हम चुकाते हैं, जो मूल्य पर हम कोई वस्तु खरीद रहे हैं, तो जो मूल्य हमने चुकाया है वह उसका क्रय मूल्य कहलाता है। किसके लिए? हमारे लिए। वह मूल्य क्रय मूल्य था लेकिन हमारे लिए था। और दुकानदार के द्वारा जब उस वस्तु को बेचा गया था तो उसने कौन सी कीमत ली थी? वही कीमत ली है जो हमने उसे दी थी, तो वो उसका विक्रय मूल्य कहलाता है। तो खरीदने वाला मूल्य क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य, और बेचने वाला मूल्य जो है वो विक्रय मूल्य कहलाता है, विक्रय मूल्य कहलाता है। इस प्रकार से यदि कोई वस्तु दुकानदार पहले उसे 100 रुपए में खरीदता है और हमें उसे अगर वो 120 रुपए में बेच दे, तो उसे 20 रुपए उसने एक्स्ट्रा लिए हैं अपने सामान पर, तो 20 रुपए के उसके लिए लाभ प्राप्त हुआ है। तो उसे 20 रुपए का क्या प्राप्त हुआ है? लाभ। जब कोई वस्तु अपने क्रय मूल्य से अधिक मूल्य में बेची जाए, जब कोई वस्तु क्रय मूल्य से अधिक मूल्य में बेची जाए तब लाभ प्राप्त होता है। तो लाभ कब होता है? तो लाभ लिखेंगे, लाभ बराबर से होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। और इस कंडीशन में जो क्रय मूल्य है वो अधिक होना चाहिए, तो उत्तर हमारा कैसा होगा? पॉजिटिव, धनात्मक। ये धनात्मक होना चाहिए। जब ऐसा करने पर हमें पॉजिटिव उत्तर मिले, धनात्मक उत्तर मिले, तो इसका मतलब है क्रय मूल्य अधिक था, विक्रय मूल्य कम, इस वजह से पॉजिटिव उत्तर मिला, तो हमें लाभ प्राप्त हुआ है। लेकिन अगर हानि है तो हानि के लिए क्या होता है? हानि के लिए भी यही होगा। तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर से नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब होता है ऋणात्मक। जब हमें मान जो है वो अगर हानि में रहेगा, अगर हमें हानि हो रही है ना, तो इसका मतलब है जिस मूल्य पर हमने वस्तु को खरीदा और फिर उसे बेचा गया, तो बेचने पर मूल्य अगर हमारा कैसा हो जाए? कम हो जाए, तो इसका मतलब है यहां पर कैसा हो रहा है कि हमें वो नेगेटिव है, हमने उसके विक्रय मूल्य से क्या दिया है? उसको अधिक दे दिया। इस कारण से वहां पर क्या हो रहा है? नेगेटिव जो चिन्ह है वो हमें प्राप्त हो रहा है। तो ऐसा कब होता है? जब यह क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में परिवर्तन होता है। तो इसीलिए यहां पर ध्यान रखना है, जब आप किसी वस्तु को खरीद रहे हो, अगर आप अपने ऊपर ध्यान से देकर इस सवाल को समझें, तो हमने मान लीजिए मार्कर खरीदा है, मार्कर हमने पहले से लिया और हम किसी को बेच रहे हैं इसे, तो हमने इसे 10 रुपए में खरीदा और हम इसे 20 रुपए में बेचें, तो 20 रुपए में बेचने पर इसके मतलब में क्या होगा कि हमें 20 रुपए का लाभ प्राप्त हो रहा है, क्योंकि 20 रुपए हमने अधिक कमाए हैं इस पर। लेकिन अगर हम इसे 10 रुपए में खरीद कर सिर्फ 8 रुपए में बेच दें, तो हमें हमें जो मान है वो नेगेटिव प्राप्त होगा, जो ऋणात्मक होगा। इस कारण से हम तब हानि में रहेंगे। तो यहाँ क्रय मूल्य और जो विक्रय मूल्य है, और यहाँ जो ये क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, यही हमें बताता है कि जो लाभ है लाभ होगा या फिर हानि होगी। यहाँ पर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के चिन्हों के साथ आपको ध्यान रखना होगा कि कैसे यह काम करते हैं। तो आपने जिसको जैसा खरीदा है उसमें से अगर आपने उसको ज्यादा रुपए में बेच दिया तो बेच रहे हो, लेकिन ये जो विक्रय मूल्य, ध्यान रखना, ये विक्रय मूल्य मैंने हमारे लिए नहीं दूसरे का लिया है, जो दूसरे दुकानदार के पास होता है। अगर आप अपने लिए रखना चाहते हो कि इस सूत्र को आप अपने आधार पर समझो, तो क्या होगा? आपने इसको समझने के लिए क्या करना होगा? यहां से जिस मूल्य पर आपने बेचा है विक्रय मूल्य और माइनस क्रय मूल्य, इसका मतलब आपने कम में खरीदा था, ज्यादा में बेच दिया, तो तब लाभ हुआ है। और उसके बाद में आपने जितने में उसे खरीदा और बेचा कितने में? बेचा है उसको किसी मूल्य पर आपने, और जब आपने उसको क्रय मूल्य में से घटाकर देखा तो आपको हानि प्राप्त हो गई।
हानि कब हुई है? जब आपको कम मूल्य प्राप्त हुआ, तो इस कारण से ये हानि हो सकती है। लेकिन अगर दूसरे के आधार पर देख रहे हैं तो आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य इस प्रकार से समझना होगा। अब लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत को समझते हैं। जब आपको पता चल जाए कि आपको लाभ प्राप्त हुआ है, लेकिन वो कितने प्रतिशत है, वो हमेशा निकलता है क्रय मूल्य पर, कि आपने कितने मूल्य पर उस वस्तु को पहले खरीदा है, उसके आधार पर हम लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकालते हैं। तो क्या करना होगा? लाभ लिखेंगे, लाभ के नीचे क्रय मूल्य जितने पर वो वस्तु खरीदी गई है और गुणा लिखेंगे 100 से। इसके बाद जब इसे हल किया जाता है तो हमें लाभ प्रतिशत प्राप्त होगा। बिल्कुल इसी प्रकार से जब हानि ऊपर लिखते हैं कि हानि कितने रुपए की है, उसे क्रय मूल्य के साथ में तुलना करते हैं और गुणा कर दिया जाए 100 का, तो हमें हानि प्रतिशत प्राप्त होता है। तब आइए अब बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, जो हमारा अंतिम है, जिसमें हम जानेंगे कि ब्याज कैसे काम करता है। देखिए अब हमारा अंतिम टॉपिक है वो है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में मुख्य चीजें होती है, इसलिए हमने इनको पहले लिख दिया है। तो आप इन्हें देखिएगा क्या होती है। मूलधन क्या होता है? किसी को उधार दी गई या ली गई जो राशि है, जब हम जितने भी रुपए किसी को उधार देते हैं या फिर किसी से उधार लेते हैं, वह मूलधन कहलाता है। उसके अलावा दर क्या होता है? जितने प्रतिशत पर राशि दी गई है या फिर ली गई है किसी से, वो उस प्रतिशत जो है वो उसका दर कहलाता है। समय क्या होगा? जितने दिन, महीने या साल के लिए जब राशि को हम किसी को देते हैं या फिर उससे लेते हैं, वह उसके लिए समय कहलाता है। और ब्याज क्या होगा? मूलधन पर प्राप्त वो राशि जो हमने जितने समय के लिए उसे लिया था, उसके बाद हम चुकाते हैं, वो उसका ब्याज कहलाता है। मिश्र धन क्या होगा? मूलधन में जब ब्याज को जोड़कर राशि वापस दी जाती है तो वो उसका मिश्र धन होता है। मूलधन ब्याज निकालने का सूत्र क्या होगा? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, या फिर आई बराबर, आई ब्याज को इंग्लिश में इंटरेस्ट कहते हैं, इसलिए आई बराबर से पी आर टी। पी का मतलब प्रिंसिपल, आर का मतलब रेट होता है, टी का मतलब टाइम, बटे 100। अब इसको अगर एक सवाल से समझें तो देखो, मूलधन 5000 है, दर 10% है, समय 2 वर्ष का है और हमें ब्याज पता लगाना। तो क्या करेंगे? तो ब्याज बराबर से हो जाएगा, मूलधन कितना है 5000 गुणा दर कितनी है 10 गुणा उसके बाद समय कितना है 2/100। एक जीरो से इस जीरो को काटेंगे, इस जीरो से इसे, उसके बाद में हमारे पास क्या बचता है 500 गुणा 2, इसका उत्तर आएगा 1000। तो इस प्रकार से ब्याज क्या हो जाएगा? ब्याज बराबर से 1000 रुपये। और उसके बाद यदि हमसे पूछा जाए मिश्र धन क्या होगा, तो मिश्र धन कैसे निकालेंगे? तो मिश्र धन बराबर से मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन हमारा जो है वो 5000 रुपये है, प्लस ब्याज हो जाएगा 1000 रुपये का। उसके बाद में अब यहां पर दोनों को जोड़ेंगे तो मिश्र धन जो है, मिश्र धन बराबर से हो जाएगा 6000 रुपये। तो इस प्रकार से हम यहां पर मूलधन को भी निकाल सकते हैं, हम ब्याज भी निकाल सकते हैं और मिश्र धन भी। यदि हमें किसी और इनमें से किसी दर, समय या ब्याज को निकालना हो या मूलधन को भी, तो उसे हम इसी सूत्र से प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।